घने जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी जिसमें भोला अपने 12 साल के पोते शेखर के साथ रहता था। शेखर रोज सवेरे जंगल में घूमकर गोबर इकट्ठा करता और उसके उपले बना लेता। झोपड़ी नदी किनारे थी तो दादाजी वहीं पर इमली के पेड़ के नीचे खटिया लगाकर आराम करते। अरे, तुम्हें भी खाना है? आज बस ये केले ही हैं, ये खा लो। कल तो ताजे गाजर लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। लो खाओ। बकरी तो केला लेकर चली गई, लेकिन चिड़िया ने उसे छोड़ दिया और जंगल में भाग गया। तो शेखर हंसने लगा। शैतान कहेंगे, तुम्हें सिर्फ गाजर पसंद है। उसी वक्त पीछे से दादाजी शेखर को आवाज देते हैं। अरे बेटा शेखर, उस चिड़िया को छोड़ यहाँ आ। देख, बारिश का मौसम बनने लगा है। हमें जंगल से सूखे पत्ते और सूखी लकड़ियां लाकर झोपड़ी की मरम्मत करनी पड़ेगी। लगता है इस बारिश का मौसम जल्दी ही आने वाला है। शेखर अपने दादाजी के पास आता है और बड़े प्यार से बोलता है। हाँ दादाजी, जानता हूँ। मैंने सब देख भी लिया है। झोपड़ी के कौन कौन से कोनों को ठीक करना है। कल हम जंगल में जाकर जरूरी सामान ले आएंगे। बेटा, अब मैं तो काम करते करते थक जाता हूँ। सोचा था थोड़े पैसे जोड़कर गांव में घर ले लेंगे, लेकिन गांव से सटकर मार्केट बन गया है। इसीलिए हमारे फल और लकड़ियां कोई ले ही नहीं रहा। पैसे कैसे जोड़ेंगे? कोई बात नहीं दादाजी, इस बार भी हम झोपड़ी को ठीक करके बारिश का मजा लेंगे। भोला अपने पोते के साथ जंगल में पिछले 10 सालों से रहते थे। जब से शेखर के मम्मी पापा शहर गए थे और उनके लापता होने की खबर मिली थी, वह जंगल में ही रहते थे। और शेखर के मम्मी पापा गए तब से भोला अपनी बस्ती छोड़कर जंगल में ही चले गए थे। दादाजी, आप सबसे अच्छे हो। मेरा कितना ख्याल रखते हो। बड़े होकर तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना पड़ेगा शेखर। अब बूढ़ी हड्डियां चटकने लगी हैं। क्या दादाजी, आप ही ना? दादाजी, वो देखिए, गधे का घर। अरे, यहां पर उसके लिए किसने घर बनाया होगा? क्या मैं नजदीक जाकर देखूं दादाजी? नहीं बेटा, अगर नन्हे बच्चे होंगे तो उन्हें डर लगेगा। भोला और शेखर ने देखा एक पेड़ के पास गधे का घर बना हुआ था। कुछ नहीं होगा दादाजी। शेखर धीरे से नजदीक जाता है और देखता है 2 सुंदर गधे के बच्चे घर में सो रहे हैं। भोला नजदीक जाता है। दादाजी, आवाज धीमी रखो, ये सो रहे हैं। अरे चलो, उसकी माँ आ जाएगी तो परेशान होगी। ठीक है दादाजी, चलो बच्चों, फिर कभी मिलेंगे। ध्यान रखना अपना। आगे जाकर शेखर और भोला जंगल में एक सूखे पेड़ की लकड़ियां काटने लगे। फिर शेखर ने कुछ पत्ते जमा किए और ऊपर देखा तो आसमान में काले काले बादल छाने लगे थे और धूप भी ढलने लगी थी। दादाजी, अब हमें जाना चाहिए। अगर बारिश हुई तो ये सब गीला हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। उन्होंने सब सामान इकट्ठा किया और घर की ओर चलने लगे। घर आकर उन्होंने सब रखा और अपनी झोपड़ी देखने लगे। दादाजी, शाम हो गई है। जी बेटा, तुम भी थक गए होंगे और मेरे इन बूढ़े पैरों ने भी जवाब दे दिया है। हाँ, एक काम करते हैं, कल सुबह से ही काम करेंगे। दूसरे दिन सवेरे शेखर और दादाजी अपनी झोपड़ी ठीक कर रहे थे। झोपड़ी को ठीक करते करते शाम हो गई और बादल भी काले होने लगे। अरे दादाजी, देखा, आज भी बारिश होगी शायद। हाँ बेटा, लगता तो है। बादल काफी गरजने लगे हैं। अच्छा हुआ हमने मरम्मत कर ली। भोला और शेखर ने जल्दी ही काम खत्म करके सारा जरूरी सामान झोपड़ी के अंदर ले लिया, क्योंकि काफी तेज बिजली कड़कने लगी थी। बेटा,
चलो अब खाना बना लेते हैं, बाद में अंधेरा बहुत होने वाला है। हाँ दादाजी, मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। आज तो दाल रोटी बनाते हैं। जो तुम्हें खाना हो बेटा, वो बनेगा। दोनों दादा पोते ने खाना बनाया। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो गई और खाना खाते वक्त शेखर खिड़की से बारिश होते हुए देख रहा था। अरे दादाजी, मुझे एक बात याद आई है। बोलो बेटा, क्या बात है? दादाजी, वो गधे का घर, क्या वो पानी में भीग गया होगा? मुझे तो नन्हे बछड़ों की चिंता हो रही है। हाँ बेटा, भीग तो गया होगा, लेकिन गधा उनके पास ही होगा। वो सुरक्षित होंगे। शेखर झोपड़ी का दरवाजा खुला रखकर बारिश देखने लगा और सोचने लगा। उधर जंगल में हर जगह पानी पानी हो गया है। गधे का घर भी गीला हो गया है। वो बच्चों के ऊपर अपने से पानी रोक रहा है, जिससे खुद भी गीला हो गया है और रोने लगा। बच्चे पानी में भीगकर ठंड की वजह से कांप रहे हैं काफी देर तक। क्या कर रहे होंगे नन्हे गधे के बच्चे? कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे? शेखर गधे के बारे में सोच रहा था। इधर गधा हाँफने लगा था, लेकिन उसके बच्चे उसे उठाए नहीं जा रहे थे। बेचारे चल भी नहीं पा रहे थे। गधा ने देखा उसका खुद का शरीर भी गीला हो गए हैं। वो एक बार जोर लगाकर कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उठ ही नहीं पा रहा था और गधा नीचे पानी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है तो शेखर की नींद खुलती है। कौन हो सकता है? अरे क्या हुआ बेटा, किस चीज की आवाज है ये? दादाजी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आया है। इस जंगल में कौन दरवाजा खटखटाता है? फिर से आवाज आई तो वो दरवाजे की ओर गए। देखो जरा, वो हिरन तो नहीं है। दोनों दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं गधा बेहोशी की हालत में पड़ा है और धीरे धीरे बोल रहा है, बचाओ, थोड़ी मदद कर दो, बचाओ। भोला और शेखर हैरान हो गए। एक गधा बोल रहा है। अरे दादाजी, ये तो बोल रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन इसको बहुत सर्दी लग गई है। चलो इसे अंदर ले जाएं। भोला और शेखर उसको गर्म कपड़े में रखकर थोड़ी गर्मी देते हैं तो वो होश में आता है। अरे अरे, मेरे चिंटू मिंटू घोंसले में भीग गए हैं, उनकी मदद कर दो। क्या वो अभी भी घर में है? तुम्हारा घर तो ठीक है। नहीं नहीं, मेरा घर टूटने लगा है और मेरे बच्चे मर रहे हैं। मेहरबानी करके उन्हें बचा लो। भोला खिड़की से देखता है, तेज बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। या रब, नन्हे बच्चों का ध्यान रखना। चलो दादाजी, उन्हें घर लाते हैं। सुनो, तुम यहीं घर पे ही रहो, अपने बच्चों के बारे में चिंता मत करो। शेखर उसे पुचकारता रहा और दादाजी ने एक मोमबत्ती जलाकर उनके पास रखी। वे दोनों कुछ पत्ते हाथ में लेकर निकल गए। रास्ते में उन्हें काफी तकलीफ हुई। बहुत जोर की हवा लग रही थी। वो घर के पास पहुंचे तो उसके ऊपर एक पत्ता रखा था और नीचे बच्चे ठंड में ठिठुर रहे थे। बड़ी मुश्किल से दोनों ने बच्चों को देखा। वो पानी से भीगे अधमरे हो गए थे। बेचारे तड़प रहे हैं। अच्छा हुआ हम पहुंच गए। शेखर और भोला घर ले आए और बच्चों को गर्म कपड़ों में रख दिया। तब तक गधा ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस जंगल में न मिले होते तो मैं अपने बच्चों को बचा नहीं पाता। रुको, मैं उनके लिए थोड़ा गर्म पानी और दवाई बना देता हूँ। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भोला दवाई बनाने लगा और शेखर गधे से बातें कर रहा था। बच्चे उन्हें देख रहे थे। मेरा नाम शेखर है, तुम कौन हो? मैं मोनू हूँ। दूर के जंगल से यहाँ आया था अपना घर बनाने। इस बार बारिश का मौसम जल्दी शुरू हो गया। दुखी मत हो मोनू, अब वो सुरक्षित हैं, जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगे।
भोला ने दोनों बच्चों को कुछ बूंदे दवाई की दी और बचा पानी मोनू को पिला दिया। अब ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी आपका। अगली सुबह तक बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तेज धूप निकली थी। शेखर दरवाजा खोलकर झोपड़ी से बाहर आता है। मोनू भी उसके पीछे आता है। बच्चे अभी भी कपड़े में ही हैं और सुस्ता रहे हैं। चिंटू मिंटू अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनको सुलाने के लिए कोई जगह नहीं है मेरे पास। अरे तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारा घर ठीक करते हैं। क्या बोल रहे हो? तुम्हें आता है घर बनाना? अरे शेखर को कम समझते हो क्या मोनू? देखो, शेखर का जादू। पीछे से दादाजी आते हैं। हाँ बेटा मोनू, वो तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा घर बना देगा। तुम दोनों वो ठीक करो, मैं जरूरी खाने पीने की चीजें लेकर आता हूँ। ठीक है दादाजी। दादाजी जंगल में चले जाते हैं। ये रही सारी चीजें। अब बनाते हैं तुम्हारे चिंटू मिंटू के लिए प्यारा सा घर। फिर शेखर मोनू का घर बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद घर बन जाता है। ये लो, तुम्हारा घोंसला तैयार है। चिंटू मिंटू भागते हुए घोंसले में बैठ गए। मोनू बहुत खुश हो गया और अपनी भाषा में बच्चों को समझाने लगा। लगता है उन्हें काफी आराम मिला है तुम्हारे बनाए घोंसले से, शेखर। कहा था ना, पसंद आएगा। ये तो घर में पड़ते ही सो गए। जादू है तुम्हारे हाथों में शेखर। मैं हर साल तुम्हारे हाथों से ही घर बनवाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? दोनों हंस रहे थे। तभी भोला आता है, सारा सामान नीचे रखता है और थैले से निकालकर शेखर और मोनू को देता जाता है। देखो शेखर, आज नए फल मिले हैं, तुम लोग खा लेना। ये पत्थर भी मिले हैं और तालाब का ताजा पानी भी ले लिया है। अरे वाह! ठीक है बेटा, तुम लोग बाहर खेलो और मैं खाना बना लेता हूँ। बाहर निकलकर शेखर ने सीटी बजाई। एक जंगल से बकरी निकलकर आई। फिर खरगोश भी उछलकर आया और दो गए आई। अरे वाह शेखर, तुम तो इन सब की भाषा जानते हो। नहीं नहीं, लेकिन बचपन से इनके साथ हूं तो ये मुझे समझते हैं। सब मेरे पक्के दोस्त हैं। मैं जहां से आया था वहां तो जंगल में सबको सिर्फ लड़ते हुए ही देखा था। यहां सब मेरे साथ खेलते हैं। देखो सुनो सब, ये है मोनू। कल रात इसका घर बारिश में टूट गया था। अब हम सब एक साथ हैं। चिंटू मिंटू को भी थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद अपने साथ खेलने देना। शेखर ने रोज की तरह बकरी को, खरगोश को और गाय को खाना देना शुरू कर दिया। सब खाना खाने लगे और खुशी से झूमने लगे। अब मुझे खाने में क्या मिलेगा? मम्मी लोगों को और दादाजी लोगों को अपने खाने की व्यवस्था खुद करनी है। क्या कहा तुमने? अंदर से दादाजी चिल्लाते हैं। शेखर, तुम्हारी शैतानी बढ़ती जा रही है। देखा, दादाजी को तुम्हारी ज्यादा चिंता है। फिर सब लोग दोपहर का खाना खाने झोपड़ी में बैठे थे। भोला ने चावल और आलू की सब्जी बनाई थी। ये क्या है? तुमने कभी चावल नहीं खाए ना? नहीं, मैंने तो सिर्फ छोटे मोटे कीड़े और अनाज के ही दाने खाए हैं। केले भी मुश्किल से मिलते हैं। बेटा मोनू, तुम्हें चावल खाने हैं तो देता हूं। मुझे खाने हैं दादाजी। ये लो। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। इसी तरह एक महीना बीत गया। उसके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे और थोड़ा चलने भी लगे थे। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे थे तब मोनू ने कहा, सुनो शेखर, मैं तुम्हें और दादाजी को एक बात बताना चाहता हूँ। दोनों भोला के पास आ गए। दादाजी, मोनू आपको कुछ बताना चाहता है। क्या है बेटा, बताओ। दादाजी, आप गुस्सा मत करना। अरे क्या हुआ मोनू? ऐसा क्यों बोल रहे हो? दादाजी कभी गुस्सा नहीं करते।
मुझे अब अपने देश वापस जाना है जहां से मैं आया हूं। बच्चों को वहां मुझे हमारे जैसे जानवरों से मिलवाना है, नहीं तो ये कभी बोलना नहीं सीख पाएंगे। नहीं सीख पाएंगे मतलब? दादाजी, मैं स्वर्ण प्रदेश से आया हूं। वहां मेरे जैसे सारे जानवर रहते हैं जो बोलना जानते हैं और जादुई हैं। स्वर्ण प्रदेश एक जादुई जानवरों की नगरी है। स्वर्ण प्रदेश? वो कहाँ है? क्या कहा? जादुई जानवरों की दुनिया? मतलब तुम्हारे जैसे और भी जानवर हैं? हाँ दादाजी और शेखर, स्वर्ण प्रदेश उत्तर की ओर आता है। वहां तो जादुई सब्जियां और जादुई फल भी उगते हैं। तो तुम भी जादू जानते हो? और तुम यहाँ क्यों आए थे? स्वर्ण प्रदेश के जिस गांव में रहता हूं, वहां एक प्रथा है। हमें बच्चों को पहले जंगली जानवरों की जिंदगी से रूबरू करवाना होता है, फिर उन्हें हमारी शक्तियां मिलती हैं। हाँ, मैं जादू जानता हूं। ये तो सच में कमाल का है। मतलब तुम भी जादुई गधा हो? मैं कोई गधा हूं ही नहीं, मैं तो स्वर्ण पशु हूं। क्या? स्वर्ण पशु? वो क्या होता है? बस उत्तर में पाया जाता है, लेकिन हाँ, मैं जादुई हूं, इसीलिए तो बोल पाता हूं। स्वर्ण पशु गधे जैसे होते हैं? नहीं, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। फिर मोनू अपने असली स्वर्ण पशु के स्वरूप में आ जाता है। वो चमकने लग जाता है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो मोनू। वाह बेटा, तुमने अपने बच्चों को पालने के लिए इतनी ईमानदारी बताई कि बारिश में भी जादू का नहीं, मदद का इस्तेमाल किया। दादाजी, जब बात ईमानदारी की आती है तो जीवन में वही जीतता है जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। और आप लोगों ने भी मेरी मदद करके साबित कर दिया। जंगल में रहने वाले इंसान शहरी लोगों से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। आपने एक लाचार की मदद की उसके बच्चों को बचाने में, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल सही कहा। जब ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं होता। हाथ में इतनी शक्तियां होने के बाद भी साधारण जीवन जीना एक बड़ी बात है, लेकिन मुझे तुम्हारे जाने का दुख हो रहा है। दुख तो मुझे हो रहा है। मैंने आप लोगों की बातें सुनी पिछले 1 महीने से। आपकी हालत देखता रहा। दादाजी 10 साल से गांव में एक घर बनाना चाहते थे। मैं आपको मेरी मदद करने और चिंटू मिंटू को बचाने के लिए एक भेंट देना चाहता हूं। कैसी भेंट? बस देखते जाओ दादाजी। जादू किया और उनकी झोपड़ी एक बड़े मजबूत घर में बदल गई। मुझे पता है आपको गांव में रहना भाएगा नहीं, इसीलिए यहां घर बना दिया। आप चाहें तो गांव में ले जा सकते हैं। नहीं, हमको यही रहना पसंद है। और दादाजी, आप जब मुझे याद करोगे तब मैं आपके पास आ जाया करूंगा, और तुम जब चाहो हमारे देश आ सकते हो। फिर मोनू बच्चों के साथ चला जाता है और वो दोनों रो रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, अगर हम किसी की बिना लालच की मदद करते हैं तो हमारे साथ भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।